रिद्धि की मंगनी बचपन में तय हो गई थी, पर रिद्धि संजू के घर में ही रहती थी। संजू उसे बचपन से देखते आया था। उसे ये भी मालूम था कि ये उसकी मंगेतर है। रिद्धि को भी ये बात मालूम थी। रिद्धि तो कब की उसकी हो चुकी थी और बहाने बहाने से हमेशा संजू के सामने आने की कोशिश करती, लेकिन संजू उससे हमेशा दूर रहता। ऐसा नहीं था संजू किसी से मोहब्बत करता था, लेकिन वह रिद्धि से बहुत चिढ़ता था। कारण क्या था वह उसे ये भी मालूम नहीं था, लेकिन रिद्धि के दिल में संजू के लिए एक अलग ही फीलिंग पैदा हो रही थी। वह अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींचकर फ़ोटो निहारती रहती और उसे चोरी चोरी कई बार किस करती। एक दिन इसी तरह संजू को देखते देखते उसकी आंख लग गई थी। सपनों की वादियों में जाते उसने संजू को अपने इतने करीब देखा कि वो घबरा गई। वह उसके होठों से चिपका उसके गुलाबी होठों में खून निकाल चुका था। उसके ब्यूटी बॉल में अजीब सी जलन उठ रही थी। वह सपने में बुरी तरह से सिसकियां भर रही थी। उसे ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। अचानक ही उसने अपने बगल में एक और लड़की को देखा, जिसे वह जानती भी नहीं थी, लेकिन वह संजू के लिए अजीब सी तड़प रही थी। संजू को रिद्धि के ऊपर से हटाते हुए वह अपनी कलाइयों को काट रही थी। संजू ने उस लड़की को अपने बाहों में भर लिया और रिद्धि को यूं ही तड़पता छोड़कर उसे अस्पताल की तरफ लेकर दौड़ा। अचानक ही संजू के लिए चीखती हुई उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। वह घबराकर उठ बैठी, तेज तेज सांसें लेने लगी। हे भगवान, ये सब सपना था। भगवान करे ऐसा कभी न हो और ये सपना ही रहे। मेरा संजू हमेशा मेरा ही रहे। भगवान से प्रार्थना कर वह अपने आप को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुकी थी। तभी अचानक उसे संजू की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद अपनी माँ को बुला रहा था। मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकला। क्या हुआ? संजू ने मुड़कर जिज्ञासा देवी की तरफ देखा। मेरी न्यू शर्ट अलमारी से गायब है। कहाँ है? वह मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ अपने कमरे में चुप बैठी रिधि ने अपनी हंसी होठों पर दबाई। बेटा, अलमारी में होगी, कहाँ जा सकती है और किसने निकालना है भला? वह सर ना में हिलाते अफसोस करने लगी। बिल्कुल अलमारी में ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है। मुझे ढूंढ कर दो। वह 30 साल का नौजवान मर्द जो एक पूरा बिजनेस संभाले हुए था, वह उस वक्त 10 साल का छोटा सा बच्चा लग रहा था। जैसे अपनी गुम हुई चीज उसे हर हाल में चाहिए थी। संजू बेटा, अलमारी में होगी, जाओ अच्छे से चेक करो। मैं किचन में काम कर रही हूँ। वह थोड़ा परेशान हुई। क्या हुआ आंटी जी, सब ठीक है ना? अचानक से रिधि के आने पर वे दोनों चौंके। हाँ रिधि, जरा संजू की शर्ट नहीं मिल रही है, हेल्प कर दो उसकी। वह जल्दी से रिधि को बोलते किचन में चली गई। तो मिस्टर संजू, कौन सी शर्ट गुम हुई है आपकी? अब वो फुर्सत से उसके तरफ मुड़ी। संजू ने दांत कपकपाते हुए उसे देखा। अगर मुझे जरा भी भनक पड़ी कि मेरी शर्ट गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो आई स्वेयर तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह स्कूल बिल्कुल पास होकर गुस्से की हालत में गरजती अपने कमरे की तरफ वापस पलट गया। एक पल को रिधि के रोंगटे खड़े हो गए और उसने थूक निगला, लेकिन फिर तसल्ली में होती उसके पीछे उसके रूम में जाती, जो अपनी सर अलमारी में दिए फिर से अपनी ऑफ ब्लैक शर्ट ढूंढ रहा था। मैं हेल्प कर दूं? वह पास आकर बड़ी प्यार से बोली और हाथ उसकी शर्ट की तरफ बढ़ रहा था, जिसे संजू ने गुस्से से उसकी कलाई थामे वहीं रोक दिया। खबरदार, जो मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगा। वह झटके से उसकी कलाई छोड़ गया। रिधि की आंखें झिलमिल करने लगी। उसने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ी थी कि पल में उसकी कलाई लाल हो गई। आप ना ही हमदर्दी के लायक हैं, ना मेरे प्यार के लायक। मैं सिर्फ आंटी के कहने पर आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ आ गई थी, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं आती। वह भी पिछले साल ही अभी 19 साल की हुई थी, संजू के कैद में आ गई थी, जो संजू के लिए एक ज़बरदस्ती गले के कांटे से कम नहीं थी। वह उसकी बात पर संजू का पारा हाई हुआ। उसे दोनों बाजू से जकड़कर अलमारी के साथ जोर से दबा गया कि एकदम उसके कमर पर अलमारी का हैंडल लगने से रिधि की चीख तेज हुई, जिसे अगले पल संजू की दहाड़ ने हलक में ही दबा दिया। चुप, आवाज़ ना आए तुम्हारी। वह उसके बेहद पास खड़ा नफरत और गुस्से से देखते दांत पीसते बोला। वह हिचकी भरते बस उसे देखती चली गई। वह उसे कितनी नफरत करता था कि उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। रिधि के दिल में दर्द की एक टीस उठी। मेरे बारे में कमेंट्स पास करने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारी औकात क्या है? हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो और हम पर कमेंट्स पास करती हो। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान चलाने की?
वह बोलने पर आता तो सब कुछ भुला देता था। अभी भी वह अनजाने में ही सही गुस्से में जो मुंह में आया बोलता चला गया। रिधि की जुबान अब गूंगी होने लगी थी। उसकी जुनूनी नफरत देखते रिधि को अपना दम सा घुटता महसूस हुआ। कहने को बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन सामने खड़े आदमी के उसके हर कहे गए एक एक शब्द की सजा देनी थी। प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वह उसे खुद से धकेलने की कोशिश में बिल्कुल बेहाल होकर बोली, जबकि उसे 1 इंच भी नहीं हिला सकी थी। तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आइंदा मेरे रूम में मत आना। मुझे और मेरी चीज़ों से 100 फीट दूरी बनाकर रखना। इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी तुम? वह नफरत और गुस्से से कहता उसे झटके से छोड़ गया। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। अगले पल उसकी कलाई से चूड़ियाँ टूटती बिखरी थी, जो इसके सगाई पर आंटी ने उसके हाथों में डाली थी और कहा था ये चूड़ी ना उतारना। अब चूड़ी चकनाचूर हो गया था और उसी जालिम ने किया था जिसने पहनाया था, और 1-2 उसकी कलाई में भी चुभ गई थी। ये आदमी कितना गुस्सैला था, जो रिधि से हद से ज़्यादा ही नफरत करता था, और उस नफरत में अब उसे दर्द भी पहुंचाने लगा था। जल्दी से निकलो मेरे रूम से, उसे देखते दबा दबा कर चिल्लाया था। वह एकदम थर थर काँप सी गई थी। उठने की कोशिश करती एक नफरत भरी निगाह संजू पर डाली और वहाँ से बाहर निकलती चली गई। भगवान करे इस आदमी की हर प्यारी चीज़ इससे दूर हो जाए जो इस आदमी को बहुत प्यारी हो। भगवान सब कुछ छीन ले इसे। ये कितना घमंडी है। ये आदमी अपनी अमीरी का रूप झाड़ना नहीं भूलता। वह रूम में आते अब बिलक बिलक कर रो दी। माँ पैदा होते छोड़कर चली गई तो पिता ने विदेश में दूसरी शादी कर वहीं बस गया। वे मासूम अब माँ और बाप दोनों से अलग हो गई थी। जिज्ञासा देवी ने उसे अपनी बहू बना लिया था और उसकी परवरिश करने लगी। उन्हें ये नीली आंखों वाली गुड़िया बेहद प्यारी थी। यही वजह थी कि उसके 19 के होते ही बिना संजू के मर्जी जाने उन्होंने संजू और रिधि की मंगनी कर दी थी। संजू ने अच्छा खासा शोर मचाकर मना करना चाहा, लेकिन माँ के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर वह मान गया, क्योंकि सिर्फ मंगनी ही तो करनी थी और उसने सोच लिया था कि ये बात वह शादी तक जाने से पहले ख़त्म कर देगा। अभी उनके मंगनी को सिर्फ 6 महीने हुए थे कि दोनों के बीच बढ़ती चाहत अब नफरत का रूप धारण करने लगी थी। रिधि ने पास पड़ी उस महंगी न्यू शर्ट को थोड़ी देर के लिए छुपा दिया था, बस यूं ही थोड़ा सा उसे तंग करना चाहती थी, लेकिन अब उसका इरादा बदल गया था। कैंची उठाती उस शर्ट पर जगह जगह से कट लगाने लगी और इतनी बेदर्दी से कट लगाया कि उसका अपना हाथ भी एक पल में जख्मी हुआ था। आंसुओं के साथ साथ वह इस शर्ट के ऊपर अपनी कारीगरी दिखा रही थी। नफरत से बढ़कर भी कोई अगर तुमसे नफरत करता है तो वो मैं करती हूँ संजू। भगवान करे तुम भी इसी तरह प्यार के लिए तड़पो और तुम जिससे प्यार करो वो कहीं छोड़कर चली जाए। ये सब वो बातें बहुत तड़प कर बोल रही थी कि उसके सारे शर्ट का बटन तोड़ चुकी थी और उसमें जगह जगह कैंची से कट लगा दिए थे। कट लगाते समय उसका हाथ भी कट गया था। उसके हाथ से खून की नन्ही नन्ही बूंदें अब शर्ट पर बिखर गए थे। काफ़ी देर के बाद वह कमरे से बाहर निकली। पार्किंग एरिया में संजू की गाड़ी नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि वह जा चुका है। रिधि ने उसका फ़ायदा उठाते उसकी शर्ट ले जाकर वापस अलमारी में रख दी और खुद वापस आते बाथरूम में घुसकर रोने लगी। एकदम फिर से आंसू बहने लगे। तुम्हारी औकात क्या है? हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो, हम पर कमेंट्स पास करती हो, हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान चलाने की? ये ताना उसे बहुत ही घायल कर गया था। उसके दिल में चुभ गया था। अपने पिता से भी उसे बहुत ज़्यादा नफरत थी, जो उसे पैदा करके भूल गया था और एक बार भी हिंदुस्तान नहीं आया था और ना ही फ़ोन करके कभी उसका हाल चाल पूछता था। उनकी बेटी जिंदा है या मर गई, वह खुश भी है या नहीं, दूसरी पत्नी और बच्चे के साथ भरपूर इंजॉय और खुशियों भरी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन रिधि का क्या? वह खुद तो जैसे तैसे ज़िंदगी बिता रही थी। मुझे मेरे पिता ने ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई गंदी चीज़ हूँ। वह मुंह पर पानी के छींटे मारती नफरत में सोचे जा रही थी। रिधि बेटा, वह और ज़्यादा नफरत की गहराइयों में गिरती। जिज्ञासा देवी की आवाज़ सुनते ही वह जल्दी अपने आंसू को साफ कर गई और अच्छे से चेहरा साफ करते उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान सजाए बाहर निकली। जी आंटी जी, वही खनकता शब्द जिसे सुनने की हमेशा जिज्ञासा देवी मचलती रहती थी। भगवान ने उन्हें एक होनहार बेटा जरूर दिया था। उसके बाद काफ़ी गैप पड़ गया था। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई दूसरी औलाद न हुई और फिर संजू की पैदाइश के 11 साल के बाद भगवान ने उनकी गोद दोबारा से भर दी। डॉक्टर ने बताया कि बेटी है। वहीं दूसरी तरफ उनकी सहेली अवनी भी प्रेग्नेंट हो गई थी। दोनों की डिलीवरी एक ही डेट पर थी। जिज्ञासा देवी का ब्लड प्रेशर शॉर्ट कर गया, जिसकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो दूसरी तरफ अपनी देवी बेटी को पैदा करते
खुद इस दुनिया से चल बसी थी। जिज्ञासा देवी की अपनी बहुत गहरी दोस्त थी। वह एक दूसरे को अपनी जान भी दे सकते थे। उन दोनों के पति भी एक दूसरे से अच्छे संबंध थे। जिज्ञासा देवी की बेटी की इच्छा अब रिधि की सूरत में पूरी हो गई थी। उन्होंने खुद उसे पाला था। उन्हें संजू से भी अब ज़्यादा प्यारी हो गई थी। उसके पापा सिद्धांत वर्मा ने कुछ दिन पत्नी की मृत्यु के बाद शोक मनाया। फिर उनका कारोबार बहुत ही बड़ा था। उसी की वजह से वो विदेश चले गए और ऐसे गए फिर वापस पलट कर नहीं आए। जिज्ञासा देवी रिधि के लिए सब कुछ बन गई। जिज्ञासा देवी और पराग साहब दोनों ने रिधि को बिल्कुल बेटी की तरह रखा। एक दिन भी एहसास ना होने दिया वे उनकी सगी बेटी नहीं। लेकिन संजू ने एक दिन भी उसे ये एहसास ना होने दिया ये घर उसका है। पराग और जिज्ञासा देवी उसकी माँ की तरह ख्याल रखती थी और वहीं पर संजू उस लड़की से बेहद नफरत करता। उसे डांटता पीटता। वह उसे 11 साल छोटी थी। संजू उस पर हर तरह का रूप छाड़ता था। जब भी जिज्ञासा देवी और पराग संजू से ज़्यादा उस पर ध्यान देते तो उसके दिल में रिधि के लिए बस नफरत भर जाती, जो अब एक मजबूत तना पेड़ की तरह बन चुकी थी। लेकिन अगर वह इस घर में रुकी हुई थी तो सिर्फ अपने आंटी और अंकल के लिए, वरना कब का यहाँ से जा चुकी होती। मीटिंग से फ्री होकर वह ऑफिस में आकर बैठा ही था कि वैभव शर्मा अंदर दाखिल हुआ। उसको देखते संजू के माथे के बलों में और बढ़ोतरी हो गई थी। आखिर क्या समस्या है तुम्हें? यार तुम्हारे अंदर कोई जिन भूत है? वैभव उसे बहुत ही गुस्से से देखा। इस तरह बात करने का क्या मतलब तुम्हारा? वह माथे पर बल डाले उसे घूर कर बोला, क्यों मारा तुमने युग को? और वह भी इतनी बुरी तरह से। बेचारे की 2 हड्डियां क्रैक हो गई हैं। वैभव ने अफसोस से कहा, सिर्फ 2? मुझे लगा था ज़्यादा टूटा होगा। उसकी बातों पर ध्यान न देता लैपटॉप ऑन करता सर झुकाते बोला, तुम बाज क्यों नहीं आते? संजू क्यों तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है? थोड़ी सी अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, नुकसान उठाओगे। संजू अभी लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे काम है। जल्दी से वैभव को टोक गया। जितना कामयाब बिजनेसमैन था उसी तरह मुंहफट और बदतमीज भी था। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं। और आइंदा अगर मुझे पता चला कि तुमने बिना वजह किसी पर हाथ उठाया तो बिना वजह। संजू ने फिर टोका, तुम जानते भी हो उसने क्या किया था? संजू अब चेयर से टेक लगाते उसे देखने लगा। वैभव ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। राह चलते उसने एक लड़की का दुपट्टा खींचा था। मैंने उसके हाथ की हड्डियों को तोड़ दिया, बस इतनी सी बात है। संजू की बात पर वैभव के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे, जैसे वह संजू की बातों में छुपे मतलब को पढ़ना चाह रहा हो। कौन थी वह लड़की? वैभव के दिमाग में काम करना शुरू कर दिया। संजू ने एक नज़र उसे देखा, वापस अपने काम में बिजी हो गया। उसकी चुप्पी पर वह समझ गया वह लड़की कौन थी। वैभव गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसमें उस लड़की की भी कोई गलती नहीं। वैभव वह भाभी थी। संजू ने जरा सी अपनी गर्दन टेढ़ी की और उस आदमी को वार्निंग की जिसने वैभव की मंगेतर को छेड़ा था। वह समझ गया था वह लड़की कौन है। वैभव जा चुका था, जबकि संजू ने फ़ोन करके मानवी को बता देना जरूरी समझा। वह फ़ोन सुनते परेशान हो गई। हे भगवान, अब मुझे बचा लेना। हमारी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन भाई हमें जान से मार देगा। कि हम उसकी मंगेतर को लेकर बाहर निकले ही क्यों थे? मानवी वैभव की इकलौती बहन थी। उसे दिल जान से प्यारी भी थी। संजू भी उसे बिल्कुल बहनों की तरह ही प्यार करता था, बल्कि अपनी मरी हुई बहन को उसी में तलाश करता था। और वैभव संजू के लिए छोटे भाई जैसा ही था। वह हमेशा प्यार से उसे हैंडल करता आया था और कभी मानवी से बात करने से मना नहीं किया था। यूँ तो वह बहुत ही साधारण लड़की थी, हमेशा दुपट्टे में रहती थी, लेकिन संजू के सामने वो बिना दुपट्टे के आ जाया करती थी। हाल में उसके पापा की दोस्त की बेटी यहाँ हिंदुस्तान आई थी। वह बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, लेकिन उसे हिंदुस्तान भेजा गया ताकि वैभव की ज़िंदगी में शामिल हो सके, जिससे वैभव ने मंगनी तो कर ली थी, लेकिन उसका पहनावा, उसका अंदाज़ा वैभव को बहुत ही बुरा लगा था। उसके लिए औरत वही होती है जो खुद से 7 पर्दों में छुपा कर रखती हैं। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसका पति ही देखे, लेकिन उसकी किस्मत पे भगवान ने बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लड़की लिखी थी। अब संजू की बात सुनता उसके दिमाग पर बिजली बनकर गिरा था। ज़रूर उसमें सिर्फ लड़के की गलती नहीं होगी, क्योंकि वाणी विदेश से आई थी और वह ऐसे ही वाहियात कपड़े पहनती थी। उसकी मंगेतर सज धज कर बाहर निकली होगी और ऐसे कपड़े हिंदुस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं चलते। लड़के उसे घूर घूर कर देखते हैं। अब वैभव का खून डबल स्पीड से दौड़ रहा था। दोनों जिगरी दोस्त थे और दोनों ही के नेचर एक दूसरे से उल्टा था। वह बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का था, वहीं वैभव बिल्कुल शांत लड़का था। संजू को अपनी मंगेतर से बहुत नफरत थी, जबकि वैभव एक सुलझा हुआ आदमी था और उसका यही फंडा होता
कि जो उसका है वो बस उसी का रहे, चाहे वो फिर कोई चीज़ हो या इंसान। हमने मना किया था, हम बाहर नहीं जाते, अब देख लेना भाई, तुम्हारे साथ मेरा भी चकनाचूर कर डालेगा, मानवी ने डरते हुए वाड़ी से कहा, जिसके कानों में जू तक न रहेगी, और मुंह बनाकर दूसरी तरफ ध्यान दे गई। तुम सुन रही हो ना भाभी, अब वे बहुत गुस्से में घर आ रहे हैं। ऐसा करो भाभी, तुम कहीं पर छुप जाओ, भाई के सामने मत आना, वरना बहुत पछताओगी। मानवी वाड़ी को बहुत समझा रही थी, जबकि वाड़ी ने उसे हवाओं में उड़ा दिया था और अपने मोबाइल पर बिजी हो गई थी, जैसे मानवी के बातों से ज़्यादा वह अपने मोबाइल में बिजी हो गई हो। नीचे पार्किंग एरिया में जब वैभव की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो मानवी वहाँ से भागी थी। एक पल को वाड़ी का दिल सीने में बुरी तरह से धड़का था, लेकिन अगले ही पल वह सर झुका गई। एक तो वैभव के लिए उसे ज़बरदस्ती हिंदुस्तान भेजा गया था, और सोने पर सुहागा उसकी शादी भी उसी आदमी से तय कर दी गई थी, जो देखने में तो खूबसूरत बॉडी वाला भरपूर जवान मर्द था, लेकिन उसका व्यवहार, अंदाज और बात बात पर जोश मारने वाला खून, उस सब से वाणी को सख्त नफरत होती थी। पर वाणी को वह पहली नज़र में ही भाग गया था। हिंदुस्तान में अंकल के लड़के को पहले से ही जानती थी। वैभव उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसका गुस्से वाला अंदाज देखती वह उसे बहुत डरा करती थी, और ख़ासकर यहाँ जो पाबंदियाँ लगाई जाती थी उन पर तो वाणी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती थी। वह बिल्कुल खुले माहौल में पली बड़ी थी। अब एकदम वह अपना पहनावा, अपना रहन सहन कैसे बदल सकती थी? और वैभव एक दिन में उसे अपने रंग में रंगता देखना चाहता था, जो फिलहाल तो नामुमकिन ही लग रहा था। वह दंदनाता बिना किसी की परवाह किए सीधा वाणी के कमरे में आया। वाणी घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। गोद में रखा मोबाइल भी नीचे गिरा था। तुम लोग बाजार में क्या कर रहे थे कि उस लड़के ने तुम्हें छेड़ा? तुम्हारी वजह से पता है क्या हुआ है? उस वक़्त तो वह सामने बिल्ले से आंखों वाले खूनकार बिल्ला को देख रही थी, जो बस उस पर झपटने ही वाला था। किसके परमिशन से तुम दोनों बाहर निकली थी? मैं डर कर काँपने लगी थी। वह एक एक कदम उसके तरफ बढ़ता उसके पैरों तले से ज़मीन खींच लिया था। मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं। वह डरने के बावजूद भी आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रही थी। वैभव ने एक नज़र उसके पूरे बॉडी पर डाली, जो हद से ज़्यादा छोटी कैपरी और सैंडो बनियान में थी। ये कैसे बेहुदा कपड़े पहन रखे हैं? कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती क्या? ये हिंदुस्तान है, कोई तुम्हारा लंदन नहीं, जो तुम इस तरह से वाहियात कपड़े पहनोगी। तुम्हें कोई नहीं देखेगा। देखो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे जो तुम्हारे शरीर को पूरा ढक सके। यहाँ पर इस कपड़े को देखने का नज़रिया लोगों का अलग है। वैभव के सामने वह डरी हुई खड़ी थी, और उसे ये भी एहसास तक नहीं था। उसी वक्त वैभव की नज़र वहाँ पहुँची जहाँ उसने कैबरी पहन रखी थी। कैबरी बहुत ज़्यादा छोटा था, बिल्कुल उसका पूरा जांग उसमें नज़र आ रहा था, और जहाँ कैबरी ख़त्म हो रही थी वहाँ पर उसका तिल था। वह हद से ज़्यादा गोरी थी। उस फिटिंग कैबरी में तो वह बिल्कुल जहर लग रही थी, और शर्ट भी उसने बिल्कुल फिटिंग वाली पहनी थी। वह बिल्कुल बारीक था, उसमें उसका अंग अंग साफ दिखाई दे रहा था। इस हालत में तुम बाहर गई थी? वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया था तो वह डर के मारे पीछे हटी थी। कहने लगी, नहीं, मैंने घर आकर कपड़ा बदला है। मैं बाहर जीन्स और शर्ट पहन कर गई थी, और हमारी गलती नहीं थी, उसमें उस लड़की की पूरी पूरी गलती थी, जो तुम्हारे दोस्त ने एंड टाइम पर आकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। वैभव का दिमाग उबलने लगा। वाणी ने एक नज़र खुद को देखा, फिर वैभव को लेकर वो बुरी तरह डर गई थी, जो उससे संभालने से नहीं संभल रही थी। लेकिन वैभव का खून भड़काने के लिए उसने हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल वैभव ने अपनी आंखें जोर से बंद करके बोला, और उसे घूरते हुए निगाहों से अपनी मंगेतर को देखा। अगले ही पल उसके गिरेबान में हाथ डालते उसकी शर्ट को 2 टुकड़ों में कर दिया था। वह अपने अंदरूनी पहने हुए कपड़े पर हाथ रख लिए। इस हरकत पर वह बिल्कुल गूंगी रह गई। साथ ही हलक में उसकी आवाज़ भी अटक गई थी। उसे वैभव से इस तरह गुस्से की उम्मीद नहीं थी। इस कपड़े को पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं, इसे फाड़ दो और ऐसे ही घूमो। जब अपना हर अंग तुमने इस फिटिंग वाले शर्ट में दिखाना है तो बिना शर्ट के ही बाहर घूमा करो। वह बिना उसके जिस्म को देखे उसके चेहरे पर चिल्लाता हुआ वैभव का गुस्से से लाल होता चेहरा देखते वह अपना सांस रोके वहीं खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खुद को ही ढक ले थी। सामने खड़े आदमी की ग्रीन आंखें अब लाल हो रही थी। ये लास्ट वार्निंग है जिस पर मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अगली बार ऐसा कुछ किया तो उसमें अपना शब्द अधूरा छोड़ दिया था। अब आंसू टूटकर वाणी के गालों पर बह रहे थे। वैभव ने एक नज़र उसके पूरे शरीर पर डाली। वह सांस रोके उसे देखे जा रही थी। वैभव ने अपनी नज़रों का मुंह एक बार फिर से फेर लिया।
और उसके अलमारी की तरफ बढ़ते उसके लिए ड्रेस निकालने लगा। उसके सारे ड्रेस ऐसे ही थे, ये बहुत ही फालतू ड्रेस है, तुम्हारे पास कोई एक ढंग का कपड़ा नहीं। वह उसकी पूरी अलमारी को बर्बाद करता उसे बोल रहा था। उसकी खास चीज़ों पर जब नज़र पड़ी तो उसे गुस्से से अलमारी को बंद किया था और उसकी तरफ बढ़ा जो अभी ऐसे ही सुन खड़ी थी। बेडशीट को जल्दी से खींचकर अपने ऊपर डालती। उसी बीच उसकी धड़कनों के पास, उसके बेली बटन के पास 2 तिल एक साथ दिखाई दिए तो वो बुरी तरह से पजल हुआ था। सफ़ेद दूधिया सा जिस्म देखते वैभव के जज्बात एकदम भड़के थे, पर वह बहुत ही हिम्मत वाला और अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाला इंसान था। उसे खुद पर काबू रखना आता था। 2 आंसू फिर से उसके गालों पर टूट कर बहे। उसने एक जोर की हिचकी भरी। उसने कब ऐसा देखा था? इतना गुस्सा किसी ने आज तक उस पर पहनने और ओढ़ने पर नहीं किया था। बल्कि विदेश में तो वह कैपरी बनियान पहनकर पूरा मार्केट और मॉल वगैरह सब जगह चली जाया करती थी। घर में भी अक्सर वह उन्हीं कपड़ों में दिखती थी, पर आज पहली बार एक आदमी ने उसके पहनावे पर सिर्फ उंगली उठाई थी, बल्कि उस पर अपना हक भी जमाया था, और वह भी बहुत गुस्से से। वैभव जरा सा झुकते उसके गालों पर आए आंसुओं को अपने होठों से नरमी से चूमा था। वाणी के पूरे जिस्म में कपकपी उठ गई थी। पहली बार एक आदमी का इतने करीब से सांसों को महसूस किया था। वह अपनी पलकें झपकना ही भूल गई थी। बिना पलक झपकाए उसे एकटक देखे जा रही थी। उसके आंखों में हैरानी देखते वह उसके दूसरे गीले पलकों पर भी अपने होठों का दबाव बिखेरने लगा। उसे एहसास हो गया था वह ज़्यादा ही गुस्से से उस नाजुक लड़की के ऊपर चिल्ला गया था। उसे एकदम अपनी गलती का एहसास जागा था और अब अपने गुस्से को मिटाने के लिए वह नरमी से उसे चूम रहा था। अब की बार वह कांपने लगी थी। वह उसके गालों पर आते उस पर नरम होंठ लगा गया। वाणी का पूरा जिस्म करंट खाकर रह गया। पहले इतना गुस्सा दिखाया और अब इतनी ही नरमी से उसे चूम रहा था, जैसे वह कांच की बनी हुई कोई सामान हो और वह टूट ना जाए। उसके होठों पर अपने होठों से प्यार का मोहर लगाते अपनी आंखों को मींच गया। उसे वैभव का प्यार अब बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि दिल में हल्की हल्की सी गुदगुदी होने लगी थी। शायद वह उसका होने वाला पति था, शायद उसका आशिक था जो उस पर हावी होने लगा था। वह आदमी इतना भी बुरा नहीं था जितना वह दिखा रहा था। वाणी हैरानी से आंखें खोले उसे देखती चली गई, जो अब नरम निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों की बढ़ती मोहब्बत, उसकी नज़रों का बहकता देखते वाणी ने बेकाबू झुरझुरी लेते पलकें झुका ली, और यही वैभव के दिल में ये लड़की अपनी जगह बना गई थी। उसकी शर्म व हया, उसकी सादगी, उसका ये शर्माया सा चेहरा सब बता रहा था कि वैभव के लिए अपने दिल में जज्बात रखती थी, वरना वैभव भी अभी तक यही समझता आया था कि उसे ज़बरदस्ती वैभव की ज़िंदगी में शामिल किया गया है, जबकि वह बिना उसके कहे ये सब जान चुका था। तो फिर गुस्से का सारा काम ही खत्म हो जाता। वह नरमी और प्यार मोहब्बत से उसे हैंडल कर सकता था, और वैभव को विश्वास था ये प्यार से सुन लेगी। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस ऑर्डर कर दूंगा, अपनी मर्जी, अपनी मनपसंद से, जो तुम पर बहुत ही अच्छी लगेगी। वह उसे प्यार से कहता उसके दिल की धड़कनों में समा गया था। तुम पहनोगी ना? वैभव ने बहुत धीरे से बात करते मोहब्बत से पूछा। वह जिस तरह गुस्से में आया था, अब उसी तरह ठंडे दिमाग और शब्दों में बात करता वाणी को पागल कर रहा था। बताओ ना। पल पल बदलता उसका रूप वाणी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर अभी उसके दिल में था। वह जल्दी हाँ में सिर हिला गई तो वैभव प्यार से उसके गुलाबी होठों पर झुका था। उसका यूं इतनी आसानी से मान जाना वैभव को पागल ही कर गया था। गुस्सा तो झाग की तरह बह गया था। अब सिर्फ प्यार और पागलपन ही बचे थे। वह अपने होठों से उसके नरम नाजुक गुलाबी होठों पर अपनी होठों से उसको चूमता अपनी पकड़ जमाए हुए था। वह उसके बेबाकी से अपने होठों के साथ चिपकने पर वाणी का सांस हलक में अटका हुआ था। बेकाबू उसके हाथों की पकड़ खुद पर हुई तो उसके हाथों से वो बेड सीट भी नीचे गिर गया था और वह वैभव के कंधों से उसके शर्ट को जकड़ गई। बेड सीट फिसलकर जमीन पर गिर गई थी। वह प्यारे अंदाज में उसके होठों पर अपना प्यार बरसाए जा रहा था। वाणी की सांस थमने के करीब हो गई थी। वह आंखों को नीचे अब उसकी धड़कनों को अपनी पकड़ में ले गया। वह करंट खाती पीछे हटी थी, लेकिन वैभव ने उसे फिर से अपनी तरफ खींचा और आंखों ही आंखों में वार्निंग की। वह फिर से सहम गई। वह नन्ही सी जान उस जवान बॉडी वाले आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह उस पर पूरा अपना अधिकार जमा चुका था। वह भी अच्छी तरह उसे अपना पूरा जिस्म दिखा चुकी थी। वह सिर्फ उसकी है और उसके होठों को चूमता अब उसके हर अंग को अपने होठों के पकड़ में ले गया था। जैसे ही उसके अंदर पहने सामान पर उसका नज़र गया
तो वह हद से ज़्यादा बेकाबू हुआ था। वह बुरी तरह से सिसक उठी थी। उसी पल वैभव को अपनी हद से ज़्यादा बढ़ती बेकरारी का एहसास हुआ। वह अभी सिर्फ उसकी मंगेतर थी। वह उस लड़की को तोड़ देता अगर वह और ज़्यादा आगे बढ़ता। बहुत मुश्किल से खुद पर अपने कंट्रोल किया और उसके गर्दन पर गहरा सांस भरते जरा सा पीछे गया। वह उसी के सहारे खड़ी थी। अगर वह उसे छोड़ता तो वाणी ज़मीन पर गिर जाती। धीरे से झुकते वो बेडशीट को दोबारा उठाने लगा कि नज़र उसके बेली बटन पर जा ठहरी। वह उसका सारा ध्यान अपनी तरफ खींच चुका था। वैभव ने निगाह चुरानी चाही, लेकिन उस पल उसे ये करना बड़ी मुश्किल ही लग रहा था। वह उसकी मंगेतर थी। उस पर वह भी अधिकार थोड़ा कम ही रखता था। उसे छू भी नहीं सकता था, उसे सिर्फ देख सकता था। वह महसूस करता। उसके दिमाग में ये सब बातें घूमने लगी तो बेड सीट उसके हाथ से छूटकर फिर से नीचे गिरी और उसके आसपास बाहों का फैलाव बनाते वह उसके बेली बटन के करीब उसके दिल पर झुका। वह तड़प ही तो गई थी। पहली बार ही वो बड़ी प्यार से उसके करीब आ रहा था। वाणी के पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके छूने पर वह इस तरह मदहोश हो रही थी। वाणी चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वह अपने नसीले होंठों से उसके तिल को और उसके बेली बटन को अपने मुंह में लेते वह बहुत ही ज़्यादा पागल हुआ था। उस लड़की का इतना खूबसूरत रूप देखते ही वो मजबूत जिगर रखने वाला आदमी वैभव आज बह चुका था और अब साथ अपनी मंगेतर को भी बहका रहा था। उसकी मध्यम सिसकियां वैभव के जुनून में और बढ़ोतरी कर रही थी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। वैभव को अपने हाथों में जकड़े खड़ी थी, जिसका बस नहीं चल रहा था कि वह उसके दिल को खा ही जाता। उसे अपने होठों और दांतों से लाल करता सर उठाए चाहत वाली निगाहों से वाणी को देखने लगा, जिसका पूरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा था और उसकी खूबसूरत धड़कनों का तालमेल बढ़ता देख वह अपने होठों का एक कोना दांतों तले दबा गया। अपने साथ उस लड़की को भी मदहोश कर चुका था। उसके जिस्म को हटाता वह उसके माथे पर फिर से हाथ रख गया और फिर बहुत चुप्पी से दरवाजे की तरफ बढ़ता। दरवाजे के लॉक पर हाथ रख के उसके तरफ पलटा। ड्रेसिंग रूम में जाओ, वही अधिकार जताने वाले अंदाज में उसे कहने लगा। ऐसा लग रहा था सिर्फ वही उसे देखे और कोई ना देखे। वे कांपते हुए आगे बढ़ी, लेकिन टांगों में जान ही नहीं बची थी। सारी जान में निकाल कर ले गया था। वैभव वापस उसकी तरफ बढ़ा, उसे अपनी बाहों में फिर से भर लिया। सीधा ड्रेसिंग रूम में ले जाते उसे खड़ा किया। अभी चेंज कर लो, कोई सा भी ड्रेस पहन लो, शाम तक तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। वह कहने लगी, मैं मंगवा लूँगी। वह एकदम बोलती उसे देखती चुप हुई, क्योंकि वह उसकी सांसों से भी ज़्यादा पास आकर खड़ा हुआ था। जिस तरह मेरा तुम पर अधिकार है, ठीक उसी तरह तुम्हारा भी मुझ पर अधिकार है। मैं सिर्फ अधिकार लेने तक सीमित नहीं रहने वाला, मैं पूरा पूरा कर्तव्य भी निभाऊंगा। वह एक एक शब्द पर जोर देते उसके दिल की धड़कनें फिर से बेकाबू कर गया। जाते जाते वह फिर से प्यार भरी टचिंग अपने हाथों से उसके बेली बटन पर और उसके होंठों पर करता वहाँ से बाहर निकल गया। वह और ज़्यादा वहाँ खड़ा रहता तो न जाने क्या से क्या कर देता। खुद पर कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो गया था। उसके जाते ही वाणी ने गहरी सांस भरी। आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। वह उसकी गर्दन और हर जगह, यहाँ तक उसके बेली बटन पर भी अपनी मोहब्बत के निशान छोड़कर जा चुका था। बेकाबू उसके होठों ने मुस्कान छुआ था। उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा था। वैभव जैसा खूबसूरत, हैंडसम, भरपूर जवान आदमी उसके दिल व जान से उसका हो गया था, तो वह क्यों ना उसे सोचती। पहली बार कोई उसके इतना पास आया था कि उसे अपने होश आवास रहने ना दिया था। वह गहरा सांस भरते मुस्कुरा रही थी। इधर संजू की माँ, संजू बेटा, सिद्धांत वर्मा का फ़ोन आया था। वह हिंदुस्तान आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने सोचा कि उनके आने के बाद रिधि की शादी की बात कर लेंगे। उनकी बात पर जहाँ संजू के माथे पर अनगिनत बल पड़े, वहीं रिधि जल्दी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रिधि, क्या हुआ बेटा, नाश्ता करते उठ क्यों गई? बस अंकल जी, मुझे इतनी ही भूख थी। वह नज़रें झुकाए कांपती आवाज़ में बोलती अपना बैग उठाए बाहर जाने लगी। अभी उसकी गाड़ी उसे लेने नहीं आई थी, लेकिन अपने पिता का नाम सुनते उसके अंदर दम घुटने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था वह उस आदमी का नाम अपने नाम से अलग कर ले, मिटा ले उसे। वह बिना उसके नाम के अपनी ज़िंदगी बिताती आई थी, तो अब क्या ज़रूरत थी वह किसी अनाथ आश्रम में सारी ज़िंदगी रह लेती, लेकिन अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ ना लगाती। उसे अपने पिता का नाम बस गाली की तरह लगता था। वह बाहर गेट पर खड़ी अपनी गाड़ी का वेट करते जा रही थी कि गेट से संजू की गाड़ी बाहर निकलती दिखाई दी। उसे यूं गेट के पास खड़ा देखकर संजू के दिमाग की नसें तनी थी। जो भी था, बेशक नफरत सही, वह उसकी मंगेतर थी। वह खुद को अच्छे से ढक कर रखती थी,
लेकिन सर पर दुपट्टा नहीं लेती थी। उसे किसी ने आज तक कहा भी नहीं था। अब संजू सोच रहा था वह उस पर अपना अधिकार जताता, क्योंकि अब बात उसके शादी तक पहुंच गई थी। भले ही वह उसकी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अपनी मंगेतर को भी इस तरह देखकर उसका खून खौल उठता था, और ये इसी रिश्ते की वजह से ही था जो उनके बीच लगा दिया गया था। उसके पास गाड़ी रोकते पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल गया। वह एकदम चौंकी और करंट खाते पीछे हटी। वह अपनी सोचों में इस तरह खोई हुई थी, उसे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि संजू ने गाड़ी उसके पास रोकी है। अंदर बैठे वह उस पर अपना अधिकार जमा रहा था। मेरी गाड़ी बस आने वाली है। वह स्टीयरिंग पर नज़र जमाए बोली। गाड़ी में बैठो। वह गुस्से से घूरकर उसे बोला तो वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसके गाड़ी में बैठते ही वह गाड़ी आगे बढ़ा गया। उस वक्त वह बिल्कुल चुप थी। ये भी नहीं याद था कि साथ बैठा आदमी उसका दुश्मन था, जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। पर उस वक्त उसकी नफरत अपने पिता से थी। सिद्धांत वर्मा अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान आ रहा था। वह अपनी फैमिली के साथ है तो मैं किसकी फैमिली में से हूँ? मैं किससे विलोम करती हूँ? बेकाबू उसकी आंखें बंद हो गई थी, जो संजू की नज़रों से छुपी न रह सकी। अंकल जी आ रहे हैं, बाहर से, तमीज़ में रहना। अब जानबूझकर उसे छेड़ रहा था ताकि उसके दिल में जो भी है वो बोल दे, पर वह उसकी बात पर बिल्कुल चुप रही। उसका कॉलेज भी आ गया तो वह नीचे उतरने लगी। रुको, वह उसके बोलने पर थमी और उसे देखने लगी, जो अपना पर्स खोलकर उसे हजार हजार के नोट निकालता उसके तरफ बढ़ा गया। कॉलेज में कुछ ले लेना, न जाने वो क्या जता रहा था आज अपने व्यवहार से, या मुझे वो चिढ़ा रहा था, इंजॉय कर रहा था। हाँ, इंजॉय ही कर रहा होगा। आखिरी नतीजे पर पहुंचते संजू को घूरा था। मुझे भीख नहीं चाहिए, वह गुस्से से बोलती संजू को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वह यही तो चाहता था कि वापस पहले वाली टोन में आ जाए, उसे लड़े। उसका चुप रहना उसे बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा था। संजू भीख नहीं दे रहा, अब तुम्हारे होने वाले पति के नाते अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। वह आखिर जता ही गया। जब पिता ने पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया तो आपको भी इन चक्रों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वह गुस्से से बोली और गाड़ी से नीचे उतर गई। संजू थोड़ी के नीचे मुट्ठी बांध गया। काफ़ी देर उसके कॉलेज के गेट को देखता रहा, जहाँ वह अंदर दाखिल हुई थी, और खड़े रहकर सर झटककर वह गाड़ी को वापस मोड़ गया। अचानक ही शादी की बात हुई और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। एक तरफ वैभव की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी तो दूसरी तरफ संजू की। 2 दिन के अंदर सिद्धांत वर्मा अपनी विदेश वाली पत्नी और अपने विदेशी बेटे के साथ हवेली पहुंच गए थे। उनका बेटा फ़िलहाल तो 21 साल का होगा, जवान लग रहा था, जबकि उसका दिमाग अभी भी बच्चों जितना ही था। और ये भी भगवान की तरफ से उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी। वंश उनका सगा बेटा नहीं था, वो नायरा के पहले पति का बेटा था, और सिद्धांत साहब ने उन्हें उनके बेटे समेत अपना लिया था, जबकि अपनी सगी बेटी को वो अकेला कर गए थे। सभी उनसे खुशी दिल से मिले थे, लेकिन रिधि कमरे से नहीं निकली। 2 बार अंकल ने उसे बुलाया, लेकिन वह सोती रही। मैं खुद मिलकर आता हूँ अपनी बिटिया से। सिद्धांत अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अंकल जी, सुबह मिल लीजिए, अभी शायद वह सो रही होगी। संजू ने उन्हें रोक लिया। मेरे आने की खबर नहीं थी क्या उसे? वो मिलने तक नहीं आई। वे ना चाहते हुए भी शिकायत कर गए। सिद्धांत 20 साल होने को आए हैं और एक दिन में भी तुमने उसे पिता होने का एहसास नहीं दिया, तो तुम कैसे आज उसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि वह तुम्हारे आने की खबर सुनकर दौड़ती चली आएगी तुम्हारे पास? थोड़ा वक्त दो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। वे अपने दोस्त को थोड़ा हौसला देते उठ गए। सिद्धांत साहब का दिल बहुत बुरी तरह से दुख गया था, लेकिन वे भी जानते थे ये गुस्सा हकीकत थी जो उन्हें स्वीकार करना ही था। वह हिचकियों से रो रही थी, लेकिन वे जानती थी कि उसे अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखनी थी। आज उसकी मेहंदी का फंक्शन था और अब तक अपने पिता से नहीं मिली थी। फिलहाल अपनी सौतेली माँ को वह देख चुकी थी और उसे वह हंसमुख लग रही थी, पर उसे अपनी माँ की जगह रख नहीं पा रही थी। वह मेहंदी के फंक्शन से फ्री होकर अपने कमरे में आ गई थी। ग्रीन लहंगे में पिंक दुपट्टा लिए वह नाजुक सी लड़की सीधा सामने वाले को घायल करने की हिम्मत रखती थी, लेकिन सामने तो संजू था, जिसने अपने ऊपर गुस्से का खोल चढ़ाया हुआ था। अपनी मेहंदी के फंक्शन को नज़रअंदाज करती आज अपने जिगरी दोस्त वैभव के बारात के साथ गया हुआ था, जिसकी आज रात शादी तय हुई थी। दोनों दोस्त एक साथ ही अपनी अपनी मंगेतर को लाने वाले थे। संजू, तुम अपनी पत्नी को भी ले आते, वैभव ने उसे छेड़ा। अभी बनी नहीं है, जब बन जाएगी तो ले आऊँगा। वह हमेशा ऐसे ही एकदम सीधी सादी जवाब देता था।
दिल को भा गई थी। आखिर वह थोड़ा सा शर्माए अंदाज में बोला तो संजू ने उसे घूर कर देखा। आपका हो गया ना मिस्टर, कहाँ तो 2 साल के बाद शादी होनी थी और कहाँ 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर रहे हो। छुपे रुस्तम हो। संजू ने भी खूब उसे धोया। बस यार, इस दिल की सुनी है। ये जो लड़कियां होती हैं ना, बहुत नाजुक दिल रखती हैं और फिर ये हम पर डिपेंड करता है हम उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। हैंडल? संजू ने हैंडल पर जोर देते आईब्रो उचकाई। मैं तो सीधा करके रख दूंगा। वह सर झटक कर बोला, तुम बहुत बड़ा जुर्म करोगे अपने साथ। वैभव एकदम गुस्से से बोला, औरत मर्द दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं ना कि एक दूसरे के गुलाम होते हैं। उसे सीधा करोगे तो वह टूट जाएगी। वह जैसी है उसे वैसे ही हैंडल करो, यही अच्छे आदमी की निशानी है। अपनी पत्नी को तोड़ना नहीं, समेटना सीखो। मेरा विश्वास करो, जो मैं गुस्से में नहीं करवा सका वो मैंने मोहब्बत में सब कुछ करवा लिया। अब वही करती है जो मैं चाहता हूँ। और अब मेरी शादी होने के बाद वह मेरे पास आएगी तो पूरे अपने रंग में रंग लूँगा। और उसके कंधे पर थपकी देता सरल भाषा में उसे थोड़ा सावधान और सीख दे गया और अपने स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसकी दुल्हन को पूरी खूबसूरती से सजाया गया था, स्टेज पर लाया गया था। और वैभव का बस चलता तो उसे किसी के सामने नहीं लाता, लेकिन माँ बाप के समझाने पर वह इतना राजी हुआ था, वरना वह अपनी पत्नी की एक झलक भी किसी को ना देखने देता। और झलक तो अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। संजू अपने खाने की तरफ बढ़ चुका था। रात बहुत देर हो चुकी थी। वापस लौटा तो किचन से उसे कुछ आवाज़ आती सुनाई दी। वो बेकाबू उस तरफ बढ़ा तो सामने का मंजर देखकर बिल्कुल गूंगा सा रह गया। मेहंदी के ड्रेस में खड़ी हुई उसे उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू और कांपता जिस्म और हाथ में पकड़ी चाकू जो उसने अपनी कलाई पर रखी थी, ये मंजर देखता वे एक पल को सुन रह गया था। तभी निगाह अपने बराबर खड़े सिद्धांत वर्मा पर जा ठहरी, जिनकी आंखें भी भीगी थी और चेहरे पर बहुत फिक्र दिखाई दे रहा था। रिधि बेटा, प्लीज़ हाथ नीचे कर लो। वह घबराकर बोले, दूर हो जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी आपकी। वह गुस्से के बावजूद बहुत कांप रही थी। एक बार बात सुन लो बेटी, फिर जो चाहे सजा दो, मुझे कुछ नहीं सुनना, दूर हो जाओ मुझसे। वह गुस्से के अंदाज में चिल्लाई। उस वक्त वह बुरी तरह से अपने पिता को खो चुकी थी। मेरे पास मत आना। वह संजू को भी खुद के पास आता देखकर बहुत तेज चिल्लाई थी तो वो वहीं रुक गया। उसने अपनी कलाई की नस पर छुरी रखी थी, जिसका दबाव बढ़ता ही जा रहा था। स्टॉप रिधि, संजू ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि वो बुरी तरह से कांप कर नीचे बैठ गई। अब वह पिता से नज़रें हटाए संजू को देख रही थी। दिल की धड़कनें अब भी बहुत अजीब सी चल रही थी। एहसास भी अजीब हो रहे थे। दिमाग में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। संजू को अपने होश हवास में ना लगी। अंकल जी प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। संजू कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले। आप जाओ प्लीज़। वह उनकी बातों को काटता उन्हें वहाँ से जाने का बोल गया था। वे जल्दी बाहर निकले। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनसे इस तरह नफरत करने लगी थी कि उनसे बात करना तो दूर की बात थी, उनका चेहरा तक देखना अच्छा नहीं समझ रही थी। उनके जाते संजू ने उसके तरफ ध्यान दिया। रिधि वे जा चुके हैं, हाथ पीछे कर लो, नरमी से बोलता अब उसके पास आया, जबकि रिधि उसे देखे जा रही थी। संजू ने उसके पास आते उसके हाथ से बहुत ही आराम से वह चाकू लेते स्लैब पर रखा था। उसकी रोई हुई आंखों को देखा और मन ही मन में सोचने लगा, औरत को मर्द हमेशा पाँव की जूती ही समझते हैं और उसे तोड़ने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से वह इतनी मजबूत होकर भी बिखर जाती हैं। उन्हें वैसे ही हैंडल करो जैसी वो है, यही मर्द होने की असली निशानी है। अपनी पत्नी को तोड़ना नहीं, समझाना सीखो और विश्वास करो, जो मैं गुस्से से ना कर सका वो मैंने मोहब्बत से सब कुछ कर लिया। अब वही करती है जो मैं चाहता हूँ। वैभव की शब्द याद करते आगे होते उसके आंसू पोंछते उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल रिधि को उसकी ही बाहों की ज़रूरत थी और वह उसके सीने से जा लगी। वह हिचकियों से रो रही थी। संजू ने उसे अपने सीने में जोर से भींचे रखा। उन पलों में वह अपने दिल में उस लड़की के लिए नफ़रत ख़त्म होता महसूस कर रहा था। उसका दर्द आज वह अपने दिल पर महसूस कर रहा था। सच में उस वक्त वह अपने अधिकार की बात कर रही थी। वो 20 सालों में वह जिस तरह पल पल अपने पिता के लिए तड़पती थी, आज उसका एहसास संजू को भी हो रहा था और फिर उसकी कड़वी बातें भी सुनता रहा। आज संजू ने पहली बार नरमी से और प्यार से उसके तरफ कदम बढ़ाया तो वह उसके तरफ भागती चली आई। हाँ, वह उसके सीने से जा लगी। वह अपना सारा गम भुला चुकी थी। सच में मेरे दोस्त वैभव ने सच ही तो कहा था, पत्नी हमेशा कमज़ोर ही होती हैं,
बस उसे हैंडल करना होता है। वह जरा सा झुकता उसे अपनी गोद में भर गया। वह एकदम रोनी सी बोलती उसके सीने से सर उठाकर उसे देखने लगी। जो उसे ही देखे जा रहा था वह बहुत ही चुप से उसे अपने कमरे में ले जाता बिस्तर पर लिटा गया और खुद जरा सा उसके ऊपर झुकता बोला, तुम ठीक हो ना? उसके शब्दों में फिक्र दिखाई दे रही थी। आसपास देखती थोड़ा घबरा गई। मुझे अपने कमरे में जाना है, वह उठते हुए बोली। अब आ गए आपके होश हवास वापस? संजू का शब्द भी अब की बार थोड़ा गंभीर हुआ था। कुछ देर पहले वाली रिद्धि अब कहीं खो गई थी। वह झटके से उठी थी। संजू ने वापस उसे झटके से पीछे खींचा और तकिए पर गिरा दिया। वह बिल्कुल सुन्न हो गई। क्या सोचकर ऐसी हरकतों को सरअंजाम देने जा रही थी, बोलो? वह उस पर झुकता उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों को छोड़ रहा था। क्या किया है मैंने? वह गहरी सांस भरते मासूमियत से बोली। क्या किया तुमने? और किचन में खड़े होकर क्या कर रही थी? क्यों खेल रही थी छुरी से? वह उसके कमर में हाथ डाले उस पल को कोसता उसे अपने सीने से लगा लिया। रिद्धि तो सांस ही गले में अटका था। वह संजू से अब सब कुछ रिएक्ट कर सकती थी, लेकिन ये नज़दीकी नहीं। छोड़िए मुझे, वह तड़पी थी। ऐसे ही छोड़ दूँ? अब तो सब कुछ मेरे नाम लिखवा चुकी हो तुम। अधिकार है अब मेरा तुम पर। अब मैं पूरा अधिकार रखता हूँ। कल ही तो हमारी शादी है। और ज़्यादा उसकी धड़कनों को अपने सीने से मसल रहा था, जबकि अब गुस्सा भी उस पर कर रहा था। जो हरकत आज उसने की थी वह तो संजू के कभी दिमाग में भी नहीं थी, और दोबारा वह ऐसी हरकत ना करे इसके लिए उसे थोड़ा पटरी से भी तो उतारना पड़ता, वह जो आज उतार चुका था। रिद्धि उसके सीने पर हथेलियाँ जमाए गहरी सांस भरती कांपने लगी। उसके कमर पर हाथ की उंगलियों को धंसाते हुए उसे तकलीफ से मिलवा रहा था। मुझे दर्द हो रही है, प्लीज़ मत करो ऐसा। वह तड़प कर रोते हुए बोली। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अगर यहाँ वहाँ कट लगाने बैठी थी वह दर्द कैसे बर्दाश्त कर लेती? वह गुस्से से उसकी कलाई थामे बोला, मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी। नफ़रत करती हूँ मैं उनसे। वो मेरे पास भी ना आए। उनकी वजह से मैंने सारी ज़िंदगी अपने को अनाथ समझा। वह मुझे भूल गए पैदा करके, जैसे मैं कोई नाजायज़ थी या उनकी कोई भूल थी। वह बोलती जा रही थी और संजू अब की बार बुत बने ये सब सुन रहा था। मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मुझे भी उनकी कोई चाहत नहीं है। उन्हें बता दीजिए, वह चिल्ला रही थी। संजू का गिरेबान थामे हिचकियों से रोती चली जा रही थी। संजू ने उसे रोने दिया, बोलने दिया, ताकि वह अपना सारा गुस्सा निकाल ले। नफ़रत से बढ़कर भी अगर कोई जज्बा है तो मुझे उनसे है। वो मेरे सामने जब भी आएंगे तो मैं खुद को मिटा दूंगी। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। संजू, वह अपना सर फिर से उसके सीने से लगाती हिचकियाँ भरकर रो रही थी। संजू ने उसका सर तकिए पर रखा तो वह करवट बदल गई। संजू खुद ही उसके पास बेड पर बैठा, बेड से टेक लगाए उसकी कमर के करीब हाथ करता, उसे अपनी तरफ मोड़ता, अपनी गोद में बिठा गया। वह धड़कते दिल से उसे देखने लगी। अब जो भी है तुम्हारा उनसे खून का रिश्ता है रिद्धि। इस रिश्ते का लिहाज करो। कौन सा रिश्ता? वह उसकी बात काटती बोली। मेरा बस चले तो मैं अपने जिस्म का खून एक एक बूंद निकाल कर फेंक दूँ, फिर मुझे उनके नाम से बुलाया न जाए। उनका नाम मेरे लिए सिर्फ एक गाली है। संजू ने गुस्से से उसकी बात पर दहाड़ा कि वह बिल्कुल डर कर उसके सीने में मुंह छुपा गई। वह तो पहले ही इतना गुस्से वाला था। उस आदमी ने बड़ी मुश्किलों से अपने ऊपर कंट्रोल किया था। जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, ना कोई बात करेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। वह अब की बार नरमी से बोला। तुम भी वादा करो आज के बाद ऐसी फालतू हरकतें नहीं करोगी। विश्वास करो रिद्धि, अब अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो भगवान की कसम वही छुरी लेकर तुम्हारे हाथों की नस नहीं, तुम्हारी गर्दन की नसें काटूंगा। वो उसके गर्दन के नीचे अंगूठा दबाते उसको डरा कर बोला। वह सच में ही डर गई थी। उसका चेहरा अपने सीने के बाहर निकालता, वह उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों को छोड़ता आंखें मीच गया था। मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ रिद्धि। नफ़रत तो टूट के की थी, पर अब मुझे मजबूर न करना कि मैं मोहब्बत करने लग जाऊँ तुमसे। अगर मोहब्बत कर बैठा तो मेरा जुनून तुम्हें ही सहना पड़ेगा। वह आंखें मीचे अब प्यार की चाहत में बोल रहा था, जबकि उसके होठों का हल्का सा दबाव अपने होठों पर महसूस करती कांप कर रह गई थी। मैं तो आपके टुकड़ों पर पलने वाली एक गरीब लड़की हूँ ना। फिर ऐसी लड़की से मोहब्बत आपको कभी नहीं होगी। वह भी आंखों में आंखें डालकर आज उससे अपनी शिकायत कर बैठी थी। संजू के जुनून को हवा दे रही थी। संजू ने भी बिना लिहाज किए चाहत से उसके गुलाबी होठों को अपने चाहत का निशाना बनाया। वह बुरी तरह से उसकी गोद में बैठे उछल पड़ी थी। संजू ने एकदम उसका सर पीछे गिराते उसकी ऐसी तीखी बातों पर उसे जोर से घूरा था। जान निकालनी है मेरी?
वह उसे अपने नज़दीक करता बोला, आप क्या कर रहे हैं ये सब? वह हकलाते हुए बोली, वही जो कल करना है। वो बेड से टेक लगाते उसे अपने सीने में गिरा गया। जिस तरह उसके सीने से लगी थी, संजू उन पलों में कैद हुआ था। वह उसे अपना समझती थी। संजू के लिए यही बहुत था। कल हमने क्या करना है? जब बीच में नफरत हो तो नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाते। ये बोलते संजू के तकलीफ़ को वह दुगनी कर गई। वह उसकी बातें सुनकर उसे अब शर्माने पर मजबूर कर रही थी। उसने कहा, नफरत है हमारे बीच? वह उसके कमर के आसपास अपनी उंगलियों से दबाव बढ़ाते उसे बहुत कुछ महसूस करवा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल रहा था। वह तो उसके प्यार के लिए कब से तड़प रही थी। हर पल इस बात का अब वह इजहार कर रही थी। वह कसमसाकर पीछे हटना चाह रही थी, लेकिन संजू ने उसे और ज़्यादा अपने ऊपर गिरा लिया। खुद अपना सर तकिए पर रखे, उसका चेहरा अपने चेहरे पर गिराते उसकी नाक से नाक रगड़ने लगा। रिद्धि का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन चेहरे के असर भी बिल्कुल चुप थे। कुछ फील ना हुआ। वो मजबूर निगाहों से पूछ रहा था तो वह सर ना में हिला गई। पर तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही कह रही है। देखो, मैं अब भी तुम्हें छू रहा हूँ तो तुम्हारे जिस्म में एक सनसनाहट हो रही है। ये क्या है? वह उसकी कान की लौ को होठों में दबाकर दांतों से काट गया। मुझसे कौन सा बदला ले रहे हो? वह चिल्लाई थी। चीखो मत, इतना जोर से भी नहीं काटा मैंने। वह गुस्से से बोला, अच्छा, जब खुद को काटने चली थी तब तुमको दर्द नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि तुम जंगली बिल्ली बनकर मुझसे बदला लो। चलो आओ, नफरत नफरत का खेल खेलते हैं। उसे तकिए पर गिराया था, खुद उसके ऊपर आया था। संजू, छोड़ दीजिए, मुझे पागल हो गए हैं क्या? अभी हमारी शादी नहीं हुई। वह घबराई थी। संजू घूर कर कहने लगा, इस वक्त तुम मेरे रूम में हो तो अब शादी में क्या रखा है? वह उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन किया। वह उसकी नाक के साथ नाक रगड़कर बोला, तो अब आप ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ? वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। तो संजू को मजबूरन पीछे होना पड़ा। अगर तुम्हें लगता है ये ज़बरदस्ती है तो चलो, मैं कुछ नहीं करता, कल तक का वेट कर लूँगा। जब दुल्हन बनी पूरी मेरे लिए सजोगी। वह उसके माथे पर होंठ रखते पीछे होकर लेटता उसका सर अपने सीने पर रखा। वह बोल पड़ी, मुझे अपने रूम में जाना है। एक बात तुम्हारी मानी है, एक तुम मेरी मानो। यही सोने की आदत डालो। अब हर रात मेरे कमरे में मेरे सीने पर सर रखकर सोना होगा, समझी? वह उसे घूरते हुए बोलकर वापस आंखें मूंद गया तो वह उसे मुंह चिढ़ाती जरा सा पीछे होने लगी। वह उसके आसपास अपने बाजुओं को मजबूती से दबाया। सो जाओ रिद्धि, वरना 2 थप्पड़ खाकर सोना है। वह दांत कपकपाए बोला तो वह झट से आंखें मूंद गई। संजू चाहता तो उसको उसके रूम में भेज देता, लेकिन जो हरकत आज उसने की थी वह न जाने क्यों डर गया था। जैसे उसे अकेला छोड़ता तो वह खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेगी। यहाँ तक कि सोते में भी उसे जोर से अपनी बाहों में दबाए रखा। इधर वैभव की वाणी के साथ आज सुहागरात थी। वैभव, रुक जाइए प्लीज़। वही जो अब कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह घबराकर वहीं थम सा गया। पास मत आना मेरे, प्लीज़। जब भी पास आते हो मेरी जान निकाल कर रख देते हो। वह कुछ दिन पहले वाली उसकी मोहब्बत को याद करते कांपने लग गई थी। तुम्हारी जान की ऐसी की तैसी। मैं कहूँ पता नहीं क्या हुआ। शादी की पहली रात है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा है और मैडम जी को जान की पड़ी है। जो मेरी जान निकल रही है उसका क्या? अचानक से उसके पास आते उसे खड़ा करते उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी नाजुक सी जान सीने में अटकी थी, जबकि वह उसे आईने के सामने ले जाते अपना और उसका पूरा जिस्म बिना कपड़ों का देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को पूरा देख चुके थे। अगले ही पल वह एक हीरे का चैन उसके गले की तरफ बढ़ाया। वह जानता था वाणी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, इसलिए वो पहले उसे रिलैक्स करने का सोच रहा था। कैसी लगी? वह उसका हाथ थामे अपनी तरफ खींचते कमरे के बीच में आकर खड़ा हुआ। वो बहुत प्यारी हल्का हल्का सा म्यूजिक ऑन करता अपनी सुहाग रात पर अपनी दुल्हन के साथ रोमांटिक डांस करना चाह रहा था। उसकी ऑफर पर वाणी बलस करती अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथों की पकड़ में थमा गई। वैभव ने उसके कमर पर दोनों हाथों को रखे उसको अपने बेहद पास करते गोल राउंड लिया और साथ ही उसका भरा हुआ जिस्म अपनी बाहों में लिया। वाणी का पूरा जिस्म कांपने लगा था। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वैभव ने उसकी गर्दन पर मुंह छुपाते धीरे से कहा। आप इतने पास आ रहे हैं, दिल को कुछ कुछ हो रहा है। वह सर झुकाए शर्माते बोली, क्या हो रहा है? वह भी शरारत से बोला, पता नहीं, यहाँ से अजीब सी सनसनी दौड़ रही है। वह अपने दिल की जगह उसका हाथ रखे अब पेट पर ले गई। वाइब्रेशन उसके गर्दन पर झुकता वहाँ अपना भीगा होंठ लगाता वाणी के सांसें गहरी कर गया।
अब उसे लिए बिस्तर पर आया था। कपड़े तो दोनों ने पहले ही उतार चुके थे, एक दूसरे के जिस्म से रगड़ खाते वो बेहद बेकाबू हुए थे। वाणी बहुत शर्मा रही थी। वह लाइट डिम कर गया। अब उसके लिए सुकून ही सुकून था। सिर्फ फर्क इतना पड़ा था कि वह अब उसे विदेशी लड़की को अपना चुका था और मोहब्बत से अपने रिश्ते को परवान चढ़ा रहा था। जब मर्द औरत के लिए पसंद बन जाती है तो वह अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देती है। शादी का फंक्शन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। संजू ने साफ शब्दों में सिद्धार्थ साहब को रिधि के सामने आने से बिल्कुल मना कर दिया था। वह भी रात के उसके किए गए हरकत की वजह से सब डर रहे थे। एक बात तो तय थी, वह अपनी बेटी को खो चुके थे। अब उनकी बेटी पास होकर भी उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। वह बस दूर दूर से उसे देखते रहे, उसके अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते रहे। सब कामों से फ्री होता वह अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जहां आज वह उसके लिए खुद को सजाकर बैठी थी। संजू का हाथ बेकाबू दिल पर जा ठहरा था। क्या सच में मैं उसे आज अपना अधिकार लूँगा और वह क्या दिल से मुझे? उफ! वह उस एक सवाल ने संजू के कदम वहीं रोक दिए थे। अभी वह कुछ और सोचता कि उसके मोबाइल पर वैभव की कॉल आने लगी। वैभव के बजाय किसी लड़की की आवाज़ सुनता वो बुरी तरह से चौंका और जो खबर उसे सुनने को मिली संजू के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। मैं आ रहा हूँ, आप रोना नहीं। वह उन्हीं कदमों पर बाहर निकलता, बिना किसी को इन्फॉर्म किए अंधाधुंध ड्राइव करता अस्पताल पहुँचा। वैभव और वाणी दिन को रिधि और संजू के रिसेप्शन पर आए हुए थे। अब रात को वह अपने घर लौट रहे थे। कुछ देर पहले ही तो वह हॉल से संजू से हाथ मिलाते निकले। अब अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप ठीक हैं भाभी? वह उसे भी जख्मी देखकर पूछ बैठा। प्लीज़ वैभव का पता करो, वह ठीक हैं। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे। वह हल्का सा चेहरे पर घूंघट किए संजू से बोली। संजू हाँ में सिर हिलाते डॉक्टर की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वैभव खतरे से बाहर की खबर मिलते संजू और वाणी ने भगवान का धन्यवाद किया, अपने घर पर इन्फॉर्म किया। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मोबाइल पर सबसे ऊपर आपका नंबर मिला तो आपको मिलाया था। अब बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं सब देख लूँगा। आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ। आपको भी चोट आई है। वह उसे लेडी डॉक्टर के पास भेजता खुद वैभव के घर इन्फॉर्म करने लगा। कुछ ही देर में उसका छोटा भाई वहां पहुंच गया था। उन्होंने आते ही सब संभाल लिया था और संजू का धन्यवाद किया, उसे वापस घर भेजा। वे जानते थे आज उसकी शादी थी और वे अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल में बैठा था। वैभव बेहोशी में था, इसलिए फिलहाल किसी को उससे मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसलिए वह सब तरफ से तसल्ली करते वापस के लिए निकला। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ तो उसे अच्छा खासा शोर सुनाई दिया, जो उसके अपने कमरे से ही आ रही थी। वहां भागा तो अंदर का मंजर देखते वह दरवाजे पर ही सुन खड़ा रह गया। सामने उसकी पत्नी के दुपट्टे को खींचे वह पागल खड़ा था। ये मेरी दुल्हन है, मुझे दे दो। वह रिधि का दुपट्टा खींचते बोला। एक मिनट आंखें मीचे संजू ने खुद को काबू करना चाहा, वरना उसे खुद के गुस्से से बहुत डर लग रहा था। अगले पल वह आगे बढ़ता वंश के पेट में एक जोरदार घूसा मार गया कि वह बुरी तरह से तड़प उठा था। रिधि की भी चीख निकल गई थी। सभी अचानक वहां इकट्ठे हो गए। मार दिया मेरे बच्चे को, नायरा की दर्द भरी आवाज़ पर सभी ने नायरा को देखा और संजू तो बिना किसी को देखे उसको पीटता चला गया, उसके चेहरे पर मारने लगा। उसका हाथ बड़ी मुश्किल से थमे। पराग साहब ने रोक दिया। क्या कर रहे हो बेटे? वह मर जाएगा तो मर जाए। संजू बड़ी गुस्से से बोला। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की? वह खुद को छुड़ाता आगे बढ़ने लगा। फिर से सिद्धांत और पराग साहब ने दोनों ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका था। बेटा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, छोड़ दो उसे। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दिमागी हालत तो मैं ठीक कर दूंगा इसका। ये इसलिए तो अभी तक यहाँ जिंदा खड़ा है। सोचो, मैंने जब अपने दोस्त की पत्नी का किसी को सिर्फ दुपट्टा खींचते देखा तो उसे आदमी की कई हड्डियों को चकनाचूर कर दिया था। ये तो मेरी अपनी पत्नी है, उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। वह बहुत गुस्से में बोला था। नायरा को और वंश को निकाल कर बाहर ले गए। सिद्धांत साहब और पराग साहब ने दोनों ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, इसे छोड़ दो। सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, हम कल ही वापस जा रहे हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। बस सर झुकाए रोते हुए बोले। वह बाहर निकल गए। जिज्ञासा देवी ने रिधि को अपने सीने से लगा लिया। वह रो रही थी। तुम दोनों आराम करो बेटा। रिधि काफ़ी डर गई है। जिज्ञासा देवी उसको थपकी देते पति के साथ बाहर निकल गए। उनके जाते ही संजू ने दरवाज़ा लॉक लगाते रिधि के पास आते उसे खींचकर अपने सीने में लगा लिया तो वह एकदम उससे चिपक गई। छोड़िए मुझे। अभी क्यों आए हो? जाइए जहाँ गए थे। मेरी बिल्कुल परवाह नहीं तुम्हें, मैं इसी लायक हूँ। वह खुद को छुड़ाने लगी।
मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। उससे बार बार दूर हो रही थी, फिर आखिरकार रोने लगी। अब रोना बंद करोगी? नहीं करूँगी। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं मर जाऊँ या जीऊँ। वो बहुत रो रही थी। संजू ने उसके होंठों को अपने होंठों में लेते, उसको ज़मीन से थोड़ा ऊंचा करते, गोल गोल घुमाते, अपने अंदर की सारी भड़ास उस पर उतारता चला गया। वह गिरने के डर से उसको जकड़ गई, उसे अपनी बाहों में भरकर उसे बिस्तर पर गिराया था और वह उसके सीने पर हाथ रखकर लौट गई थी। रिधि उसे एकटक देखे जा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। इतनी जल्दी वो मान गई थी? अभी तो सारी ज़िंदगी बाकी है। ऐसे बात बात पर मैंने तुम्हें मनाया करूँगा तो कैसे कटेगी ये ज़िंदगी जान? आज उसके रंग रूप ही निराले थे, जिस पर रिधि बार बार शर्माते सर झुका रही थी। पीछे होने लगी। संजू ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। आज दूर नहीं जा सकती, आज सिर्फ नज़दीकियाँ बढ़ेगी। वह उसके गर्दन पर चेहरा छुपाए बड़ी चाहत भरी शब्दों से बोला। वह एकदम पीछे होता छींक मार गया। तुमने कौन सी परफ्यूम लगाई है? वह उसे एक तरफ करता पीछे हटा और फिर से झुकने लगा। क्यों, तुम्हें ये परफ्यूम पसंद नहीं आया? फिर से झुकने लगा कि बार बार छींक कर परेशान हो गया था। मुझे इस परफ्यूम से बहुत एलर्जी है, जाओ अभी नहा कर आओ। वह जैसे ही बाथरूम में घुसी, उसने दरवाजे को लॉक नहीं लगाया था। संजू ने मन में बहुत शरारत फूटा और वह उसके बाथरूम में ही घुस गया और रिद्धि को उसने वहीं पर दबा लिया। रिद्धि भी उसके प्यार के लिए कब से तड़प रही थी। वह भी उस बाथरूम में उसके साथ खुलकर एंजॉय कर रही थी। बाथरूम से सिर्फ सिसकियाँ और आहों की आवाज़ गूंज रही थी और दोनों न जाने कितने राउंड ले चुके थे। रिधि अब हार मान गई तो कहने लगी, कुछ बिस्तर के लिए भी रहने दो। रिधि को बिना कपड़ों के लिए बिस्तर पर आया और मोहब्बत के समंदर में गोते लगाते लगाते कब सुबह हुई उन्हें पता ही नहीं चला। सिद्धांत साहब बिना बेटी से माफ़ी मांगे वापस जा चुके थे। उनकी पत्नी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अब बेटे का जो हाल संजू ने बनाया था, उसके बाद अब वह बहुत डरा हुआ था। वैभव भी अब होश में आ गया था और शाम तक उसे डिस्चार्जिंग भी मिल गई थी। सभी अब उसके घर इकट्ठा हुए थे। वाणी का रो रो कर तो बुरा हाल था। वैभव ने सबके जाने के बाद अपनी वाणी को अपने सीने से लगाया। वह मासूम तो उसकी चोटों पर ही रो पड़ी थी। वैभव ने उसकी नाक के टिप पर अपने होंठ रखा। वह सच में बहुत नाजुक औरत थी। नाजुक दिल वाली औरत ही अपनी पत्नी को यूँ मुस्कुराता देख वह बिल्कुल उसके सीने से चिपक गया था। तो कैसी लगी वैभव और वाणी की प्रेम कहानी? इधर संजू और रिधि की प्रेम कहानी। इन दोनों में से सबसे बेस्ट प्रेम कहानी किसकी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।